Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will very well. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो हमने जीरेंडल इन्फिनिटिव को पढ़ा था। अगर जीरेंडल इन्फिनिटिव का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का और नॉन फाइनाइट की दूसरी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर उनको ज़रूर देखिए ताकि आपकी एक सीरीज़ क्लियर हो जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं अदर यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स के लिए, यानी इन्फिनिटिव के कुछ दूसरे यूज भी हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं अदर यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स के लिए। देखिए, इसमें पहला रूल ये कहता है हाउ प्लस इन्फिनिटिव। हाउ और इन्फिनिटिव का यूज हम किन किन वर्ब्स के साथ में करते हैं वो हम इस रूल के तहत जानेंगे। देखिए, नो, सी, लर्न, ऑब्जर्व, फॉरगेट, डिस्कवर, डिसाइड, टीच, शो, वंडर, आस्क, इंक्वायर, एक्सप्लेन, टेल, ये इतनी वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के बाद जब किसी इन्फिनिटिव का प्रयोग इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ये जो वर्ब बताई मैंने, इन वर्ब्स के बाद जब किसी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो इन्फिनिटिव से पहले हाउ लगाते हैं। ये जितनी भी वर्ब्स हमको दिखाई दे रही हैं, इन वर्ब्स के बाद में जब भी किसी इन्फिनिटिव का प्रयोग इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह हो तो क्या करते हैं, इन्फिनिटिव से पहले हम हाउ का यूज कर देते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए है प्लीज़ टेल मी। अब यहाँ पे एक वर्ब आ गई टेल, और टेल के बाद की बात कर रहे हैं। टेल के बाद में जब भी किसी वर्ब को, यानी कोई वर्ब जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, जैसे रीच, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, तो इससे जस्ट पहले हमने क्या किया है, टू, और इससे पहले हाउ लगा दिया है। यानी कहने का मतलब है जब किसी इन्फिनिटिव का प्रयोग इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह हो तो ये रीच जो है ये इन्फिनिटिव है और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, तो इसे जस्ट पहले हमने हाउ का यूज कर दिया है। इसे प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ, हाउ टू रीच देयर, कैसे वहाँ पहुँचना है। दूसरा है प्लीज़ शो मी, कृपया मुझे दिखाओ, हाउ टू क्लोज इट। तो देखिए, शो वर्ब यहाँ आ गई, इसके बाद ये इन्फिनिटिव आ गया और उससे पहले हाउ का यूज कर दिया। प्लीज़ शो मी, कृपया मुझे दिखाओ, हाउ टू क्लोज इट, इसे कैसे बंद करते हैं। तो ये चीज़ तो हाउ का रूल रहा, इसमें कैसे हम हाउ का यूज करते हैं, ये तो रहा पहला रूल हाउ का। अब हम समझते हैं रूल नंबर 2 के लिए। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब प्लस इन्फिनिटिव है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इन्फिनिटिव के साथ मिलकर किसी काम के होने का बोध कराती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इन्फिनिटिव के साथ मिलकर किसी काम के होने का बोध कराती हैं। जैसे वो वर्ब्स कौन सी, हैपन, सीम और चांस, ये 3 वर्ब्स हैं, और अपीयर, ये 4 वर्ब हैं, हैपन, सीम, चांस और अपीयर। ये सारी वर्ब्स ऐसी हैं कि इन्फिनिटिव के साथ मिलकर के किसी काम के होने का बोध कराती हैं। ऐसे वाक्य में अचानक किसी काम के होने का भाव छिपा रहता है। जैसे आई हैपेंड टू सी ए स्नैक, सी और ये हैपेंड, तो हैपेंड वर्ब आ गई है, टू सी ए स्नैक, अचानक ही मैंने एक सांप को देखा, या मैंने सांप को देखने की एक तरह से घटना घटित होना होता है, हैपेंड माने, तो अचानक कह सकते हैं मैंने एक सांप देखा, बात ये है यहाँ पर। ही सीम्ड, अब यहाँ पर सीम्ड आ गया, ये सीम का सीम्ड हो गया सेकंड फॉर्म में। टू हैव फॉरगॉटन
मी, ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन मी। तो ये किसी काम के होने का बोध ये इसके साथ में मिल करके किसी काम के होने का बोध करा रही है। तीसरा है, इतना क्लियर हुआ, नाउन, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव, तीन चीज़ें हैं, नाउन, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव। कुछ वाक्यों में नाउन या एडजेक्टिव के साथ में, कुछ वाक्यों में नाउन या एडजेक्टिव के साथ के बाद इन्फिनेटिव आता है। ये इन्फिनेटिव उस नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। कुछ वाक्यों में नाउन या एडजेक्टिव के बाद में, नाउन या एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनेटिव आता है। ये इन्फिनेटिव उस नाउन या एडजेक्टिव की, ये इन्फिनेटिव उस नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। जैसे द प्रॉब्लम इज ईजी टू सॉल्व, समस्या को आसान, हल करना आसान है। द प्रॉब्लम इज ईजी टू सॉल्व, कह सकते हैं द प्रॉब्लम, समस्या इज ईजी, आसान है, टू सॉल्व, हल करना, यानी ये समस्या हल करना आसान है या समस्या को हल करना आसान है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टू सॉल्व, ये तो इन्फिनेटिव हो ही गया, ईजी ये एडजेक्टिव हो गया। कुछ वाक्यों में नाउन या एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आता है। ये इन्फिनेटिव उस नाउन या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की। नाउन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये है नाउन, इसकी विशेषता ये इन्फिनेटिव बता रहा है। ये इन्फिनेटिव। तो क्लियर। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। हम अभी पिछला रूल पढ़ रहे थे, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ इन्फिनेटिव सेंटेंस जैसा हमारे दिया हुआ है, इस तरह के इन्फिनेटिव का यूज जो है हम एक्टिव वॉइस में केवल कर सकते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग ये बात थी। मतलब मेरे कहने का हुआ, अभी हम जैसे पिछला रूल पढ़ रहे थे, तो पिछले रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उस रूल में जो इन्फिनेटिव का नियम है वो इन्फिनेटिव का नियम केवल और केवल एक्टिव वॉइस पर लागू होता है, पैसिव वॉइस पर नहीं लागू होता। उसका हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि द प्रॉब्लम इज ईजी टू बी सॉल्व्ड, अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हम इसमें पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है, पर पैसिव वॉइस में हम इस रूल का यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही हैज ए हॉर्स टू बी सोल्ड, तो ये भी गलत है। ये टू बी सोल्ड जो आया है ये इस तरह से यूज नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही गलत हैं। अगर यहीं पर ये बी हटा करके, बी सॉल्व और यहाँ पे सेल हो जाता, बी हटा करके, तब ये सही था, तब ये, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हो जाता, और जब एक्टिव वॉइस होता तो एक्टिव वॉइस सही होता। तो इस तरह से रूल नंबर 3 कंप्लीट। अब रूल नंबर 4 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 हम बात करते हैं कि नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस प्रीपोजिशन, ऐसे वाक्यों में नाउन के बाद इन्फिनेटिव तथा अंत में प्रीपोजिशन आता है। ऐसे वाक्यों में नाउन के बाद में इन्फिनेटिव और अंत में प्रीपोजिशन आता है। पहले क्रम देखें, नाउन, इन्फिनेटिव और प्रीपोजिशन। तो नाउन, इन्फिनेटिव, प्रीपोजिशन है तो मतलब पहले नाउन, उसके बाद इन्फिनेटिव, उसके बाद अंत में प्रीपोजिशन आता है। तो ऐसे वाक्यों में नाउन जो आता है वो किसी उद्देश्य या साधन का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई हैव नो पेन टू राइट विद, तो ये जो पेन आया है, पेन एक उद्देश्य के लिए यूज हुआ है, नाउन है पेन, और ये जो है, ये पेन जो है वो नाउन है, और उद्देश्य क्या है, टू राइट, लिखना, ये इसका पर्पज है। पेन का उद्देश्य क्या है, लिखना। तो यहाँ पर पेन का यूज जो हुआ है वो एक उद्देश्य के रूप में या साधन के रूप में हुआ है। ऐसे ही
देयर इज ए चेयर टू सिट ऑन। तो चेयर भी क्या है, ये भी एक नाउन है, और ये टू सिट ये नाउन है, और टू सिट ये भी क्या है, एक पर्पज है, ये भी एक बैठना उद्देश्य के लिए यूज किया गया है। तो इस तरह से ये रूल नंबर 4 क्लियर। अब देखते हैं रूल नंबर 5 के लिए। 5 में क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटिव है। पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनिटिव। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनिटिव। ये वर्ब्स हैं अलाउ, परमिट, ऑर्डर, एडवाइज, टेल, रिक्वेस्ट, फोर्स, इनवाइट और रिमाइंड। ये वर्ब्स हैं अलाउ, परमिट, ऑर्डर, एडवाइज, टेल, रिक्वेस्ट, फोर्स, इनवाइट और रिमाइंड। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनिटिव का यूज होता है। जैसे ही अलाउड मी टू गो, तो यहाँ पर ये अलाउ वर्ब आ गई, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया और इसके बाद में ये टू गो इन्फिनिटिव का यूज हो गया है। ऐसे ही फोर्स्ड आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इन्फिनिटिव हो गया। तो इस तरह से इसको यूज किया गया है। इस तरह से रूल नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ, क्लियर। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम रूल नंबर 6 हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होना चाहिए, जीरेंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ वर्ब्स या एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बाद केवल और केवल इन्फिनिटिव का यूज होता है, जीरेंड का प्रयोग नहीं होता है। वो वर्ब कौन कौन सी हैं? वो वर्ब या एडजेक्टिव हैं एग्री, डिज़ायर, होप, एक्सपेक्ट, वांट, विश, प्रॉमिस, रिफ्यूज, डेयर, डिसाइड, फेल, ग्लैड, हैप्पी, ईगर, एंक्सियस, ईजी, हार्ड, एविल, रेडी। ये सारे वर्ब्स या एडजेक्टिव्स हैं। इनके बाद में केवल इन्फिनिटिव का यूज होता है, जीरेंड का यूज नहीं होता है। केवल और केवल इन्फिनिटिव को यूज करते हैं, जीरेंड को नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में है आई एम रेडी टू गो, तो यहाँ पर रेडी वर्ब आ गई, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, ना कि यहाँ पे जीरेंड का। अगर ये नहीं कर सकते आई एम रेडिंग टू गो, आई एम रेडिंग या गो नहीं कर सकते, केवल और केवल यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसे ही एक्सपेक्ट्स टू पास, तो यहाँ पर भी ये इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, एक्सपेक्ट के बाद में जीरेंड का यूज नहीं कर सकते इसके साथ में। इतना क्लियर हुआ। रूल नंबर 7 है सब्जेक्ट, वर्ब, इन्फिनिटिव या फिर जीरेंड। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद में जीरेंड या इन्फिनिटिव किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद में जीरेंड या इन्फिनिटिव हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब हम वर्ब और जीरेंड का यूज करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम सामान्य रूप से होता रहा है, कोई काम सामान्य रूप से होता रहा है। और जब वर्ब और इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो इससे ये पता लगता है कि कोई काम किसी विशेष अवसर पर किया जाता है, विशेष परिस्थिति या फिर अवसर पर किया जाता है, इसके अलावा नहीं। उनमें क्या क्या कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? लाइक, डिसलाइक, स्टॉप और बिगिन। एग्जाम्पल है आई लाइक डांसिंग, मैं डांस करना पसंद करता हूँ, मुझे डांस करना पसंद है। तो मतलब क्या है कि ये काम सामान्य रूप से होता रहा है, जीरेंड का यूज यहाँ पर हो गया। ये डांसिंग जो है इसमें जीरेंड का यूज हुआ है, जीरेंड का यूज हुआ है यहाँ पर। अब इसी सेंटेंस को हमने इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया है, तो यहाँ पर आई लाइक टू डांस ऑन सच ओकेजन्स। इन्होंने ये बात यहीं ओपन कर दी, सच ओकेजन्स, ऐसे अवसरों पर मैं डांस करना पसंद करता हूँ। एक बात तो हो गई, मुझे डांस पसंद है, डांस करना पसंद है या डांस देखना पसंद है, बातें दोनों हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आई लाइक टू डांस ऑन सच ओकेजन्स, मुझे ऐसे अवसरों पर डांस पसंद है। एक अवसर की बात यहाँ पर आ गई। इसके बाद आता है रूल नंबर 8,
रूल नंबर 8 में क्या है, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पज रिजल्ट। इन्फिनेटिव का यूज जो होता है पर्पज या फिर किसी रिजल्ट के रूप में। कुछ इन्फिनेटिव्स वर्ब्स के बाद आते हैं और उनसे किसी विशेष उद्देश्य या परिणाम का बोध होता है। जैसे ही वॉन्टेड टू सी द ताज, ही वॉन्टेड टू सी इन्फिनेटिव है द ताज, यानी वह ताज देखना चाहता था। तो इससे एक उद्देश्य की बात आ गई कि उसका उद्देश्य क्या है, ताज को देखना, ताजमहल को देखना ही उसका उद्देश्य है। तो ये रूल नंबर 8 भी क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने अदर यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स के 8 नियमों को समझा, 8 रूल्स को समझा है इस वीडियो में। और आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और हम चलते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।